नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आज के एक नया एपिसोड में। इस एपिसोड को हमने नाम दिया है जीके सीरीज। तो जीके सीरीज में मैं सोच रहा हूँ कि रेगुलरली जीके थोड़ा सा अपडेट करूँ ताकि आपको कोई भी एग्ज़ाम्स के लिए अगर जनरल नॉलेज की ज़रूरत हो तो ये आपको मदद कर सके। तो आज हम सेट 1 को कवर करेंगे जिसमें कि मैंने 30 क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। ये क्वेश्चंस कुछ करंट अफेयर से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से और जनरल साइंस से आएगा, या फिर कुछ ज्योग्राफी अगर होगा तो आप देख लेना। और अगर आपको चाहिए तो आप अपना पेन और पेपर लीजिए, अपना स्कोर नोट करते रहिए और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, द जेम्स वेब टेलीस्कोप जो हाल ही में आसमान की अमेजिंग फोटोज भेज रहा है, ये नासा के साथ और कौन सी दो स्पेस एजेंसीज का एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है? और आपका ऑप्शंस है इसरो एंड रॉसकॉस्मस जो कि रशिया का है। फिर आता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। फिर आता है जैक्सा एंड सीएनएसए। फिर आता है रॉसकॉस्मस एंड डीएलआर। आपका सही जवाब है यहाँ पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी। फ्रेंड, ये टेलीस्कोप अब तक का सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप है। इसे हबल टेलीस्कोप का सक्सेसर माना जाता है। इसका मेन फीचर इसके गोल्डन मिरर्स हैं जो 18 हेक्सागोनल सेगमेंट से बने हैं। ये प्राइमरीली इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे ये आसमान में धूल के बादलों के पार भी देख सकता है और यूनिवर्स के अर्लीस्ट स्टार्स और गैलेक्सीज को भी स्टडी कर सकता है। इसे 2021 में लॉन्च किया गया था। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिटी से है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए जो रीट्स होते हैं जैसे कि हबीस कर्पस और मैंडेमस, इसे इशू करने की पावर किसके पास है? आपके ऑप्शंस है सिर्फ पार्लियामेंट के पास, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स के पास, या फिर द सुप्रीम कोर्ट्स ओनली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पास। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को ये पावर देता है और इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR आम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। साथ ही आर्टिकल 226 ये हाई कोर्ट को भी ऐसी ही पावर देता है। 5 तरह की रीट्स होती हैं जैसे कि हबिस कर्पस, मैंडामस, सेटियोररी, प्रोहिबिशन और क्वो वारंटो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिस्ट्री। क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस शहर में हुए सेशन से लॉन्च किया था? आपके ऑप्शंस है दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे, जो कि आज का मुंबई है। एक्सप्लेनेशन अगर दूं तो ये रिजोल्यूशन 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में पास किया गया था। इसी सेशन में महात्मा गांधी ने अपना फेमस स्लोगन दिया था डू और डाई, यानी करो या मरो। ये इंडिया की आज़ादी के लिए आखिरी सबसे बड़ा मास मूवमेंट माना जाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is responsible for the blue color of the sky? जो आसमान में जो नीले रंग होते हैं इसके लिए कौन से जो फेनोमेनन है वो रिस्पॉन्सिबल है? आपके ऑप्शंस है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सी, एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय डस्ट पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय एयर मॉलिक्यूल, या फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द एटमॉस्फेयर। देखिए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू रेली स्कैटरिंग। ब्लू light has a shorter wavelength and is scattered more effectively by the tiny molecule of the air. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन है, जो लोकतक लेक है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और अपने
फुमडिस यानी फ्लोटिंग आइलैंड के लिए फेमस है, ये किस स्टेट में है? आपके ऑप्शंस है असम, मणिपुर, मिजोरम या नागालैंड। इसका सही जवाब है मणिपुर। लोकतक लेक अपने आप में अनोखा है। ये फुमदिस वेजिटेशन, सॉयल और ऑर्गेनिक मैटर के हेट्रोजिनस मास होते हैं जो पानी पर तैरते रहते हैं। दुनिया का ये इकलौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इसी झील पर है। ये पार्क संगाई डियर का आखिरी नेचुरल हैबिटेट है जो मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इसके पहले रेसिपिएंट कौन थे? ऑप्शंस सचिन तेंदुलकर, लियांडर पेस, विश्वनाथन आनंद या कर्नन मल्लेश्वरी है। इसका सही जवाब है विश्वनाथन आनंद। ये इंडिया के ग्रैंड चेस के एक लेजेंड ग्रैंड मास्टर है। ये उनके उस दौर के एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया गया था। फिर आता है नेक्स्ट सवाल, जो कि आर्ट एंड कल्चर से एक सवाल है। गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, जिससे बुद्ध का पहली मूर्तियां बनाने के लिए जाना जाता था, ये इंडियन आर्ट और किस फॉरेन आर्ट के स्टाइल का मिक्सचर था? आपके ऑप्शंस है पर्सियन आर्ट, ग्रीको रोमान आर्ट, चाइनीज आर्ट, इजिप्शियन आर्ट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रेको रोमान आर्ट। देखिए, जो गांधारा आर्ट है, जो कुशन एम्पायर के टाइम पर फ्लोरिश हुआ, आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया में सेंटर्ड था। इसकी खासियत ये है कि इसमें बुद्धिस्ट थीम्स जैसे बुद्ध की लाइफ को ग्रीक और रोमान आर्ट टेक्निक से बनाया गया है। बुद्ध के कर्ली हेयर, मस्क्यूलर बॉडी और ड्रेप्ड रोब्स, ये सब ग्रीको रोमैन इन्फ्लुएंस के एग्जाम्पल्स हैं। फिर आता है नेक्स्ट सवाल के ऊपर, ये करंट अफेयर से है। इंडिया के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप ऑप्शंस देखें तो मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, रिप्लेस ऑल पेट्रोल व्हीकल विथ हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल बाय 2030, प्लांट 1 बिलियन ट्रीज along नेशनल हाईवेज और जनरेट इलेक्ट्रिसिटी एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स। इसका सही जवाब है मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर द प्रोडक्शन, यूज एंड एक्सपोर्ट ऑफ हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूचर का फ्यूल माना जाता है। इससे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसमें पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। और इस प्रोसेस के लिए एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेस जैसे सोलर या विंड से आती है, क्योंकि इसमें कोई कार्बन एमिशन नहीं होता। ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस मिशन से इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स के लिए सेल्फ रिलायंट बनना चाहता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंडियन पॉलिटी से है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी शेड्यूल में रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज की लिस्ट दी गई है? आपके ऑप्शंस है 7th शेड्यूल, 8th शेड्यूल, 9th शेड्यूल या 10th शेड्यूल। आपके यहाँ पे सही जवाब है 8th शेड्यूल। और ये जो पिक्चर भी आप देख रहे हैं, ये डायरेक्टली 8th शेड्यूल के जो PDF है अवेलेबल है गवर्नमेंट के साइट में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, उससे लिया गया है। 8th शेड्यूल में इंडिया की 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस शामिल हैं। जब संविधान बना था तब इसमें 14 लैंग्वेजेस थी। बाद में अमेंडमेंट्स के थ्रू सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और सांथाली को जोड़ा गया। इंग्लिश इस लिस्ट का पार्ट नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बायोलॉजी से है। किस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या जो रात में जो दिखाई ना देने की जो है प्रॉब्लम, ये किस विटामिन की कमी से होगा? तो इसका आंसर है विटामिन ए, यानी कि जो ऑप्शन डी में है। विटामिन ए यानी कि रेटिनॉल,
ये बहुत ही एसेंशियल है रोडोप्सिन फॉर्मेशन के लिए। ए पिगमेंट इन द रेटिना रॉड सेल्स दैट इज क्रूशियल फॉर द विजन इन लो लाइट। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफेंस से है। द टर्म संप्रीति रेफर्स टू ए जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड व्हिच ऑफ इट्स नेबर्स। देखिए इसका सही ऑप्शंस तो हम पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या म्यांमार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि बांग्लादेश। देखिए संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश की आर्मीज के बीच का एक इम्पोर्टेंट एनुअल एक्सरसाइज है। इसका एम दोनों देशों के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन को बढ़ाना है, स्पेशली इन काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस। फिर आता है नेक्स्ट सवाल, ये हिस्ट्री से है। हम्पी शहर के जो रूइन है ये कहाँ पे, किस रिवर के पास में लोकेटेड है? ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपके ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी। यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं यही हम इसी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कि तुंगभद्रा। हम्पी कर्नाटका में स्थित है और ये पावरफुल विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी। यहाँ के रूइंस में मंदिर, महल और मार्केट्स के अवशेष मिलते हैं। यहाँ का विताला टेम्पल कॉम्प्लेक्स और उसके अंदर का स्टोन चैरियोट बहुत फेमस है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स विच वॉन द बुकर प्राइज इन 1997? और आपका ऑप्शंस है सलमान रुश्दी, झुम्पा लाहिरी, किरण देसाई या अरुंधति रॉय। एंड द करेक्ट आंसर इज अरुंधति रॉय। देखिए ये अरुंधति रॉय का डेब्यू नॉवेल था और इसने उन्हें इंटरनेशनली फेम दिलाई। द बुकर प्राइज़ दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड में से एक है। ये नॉवेल केरला में सेट है और फ्रैटर्नल ट्विंस की कहानी बताता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि चिपको मूवमेंट पे ऊपर है। ये एनवायरनमेंट से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। चिपको मूवमेंट पेड़ों को बचाने के लिए एक आंदोलन थी। ये किस इंडियन स्टेट में शुरू हुआ था? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या झारखंड। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। दोस्तों ये मूवमेंट 1970s में उत्तराखंड के गढ़वाल रीजियन में शुरू हुआ जो उस वक्त उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। इसके लीडर्स में सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंदी प्रसाद भट्ट का नाम प्रमुख है। ये एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था जिसमें गांव वाले खासकर महिलाएं पेड़ों से लिपट जाती थी या चिपकी रहती थी ताकि उन्हें काटा ना जा सके। ये इंडिया के मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंडियन गवर्नेंस का एक सवाल है। नीति आयोग का गठन किस संस्था को रिप्लेस करने के लिए किया गया था? और इसके ऑप्शन है फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन या लॉ कमीशन। इसका सही जवाब है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन 1950 से देश के लिए 5 ईयर्स प्लान बनाता आ रहा है, लेकिन 1 जनवरी 2015 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे रिप्लेस करके नीति आयोग बनाया। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये एक थिंक टैंक है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी स्टेट्स को पॉलिसी मेकिंग में ज़्यादा एक्टिव रोल देता है। इसके चेयरपर्सन हमेशा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वर्ल्ड हेरिटेज के ऊपर एक सवाल है। अजंता केव जो अपने म्यूरल्स और रॉक कट बुद्धिस्ट मोनूमेंट्स के लिए फेमस है, ये किस स्टेट में है? और आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र या गुजरात। और इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। अजंता केव्स महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। ये लगभग 30 रॉक कट बुद्धिस्ट केव मोनूमेंट्स हैं
जो 2nd सेंचुरी बीसी से लेकर 480 एडी तक बनाए गए। इनकी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को बुद्धिस्ट रिलीजियस आर्ट का मास्टरपीस माना जाता है। इन्हें वाघोरा रिवर के किनारे एक घोड़े के नाल यानी हॉर्स शेप में इनको काट कर बनाया गया है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये सवाल डिफेंस से है। इंडिया का पहला स्वदेशी यानी इंडिजिनस डेवलप्ड एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है, जिसे 2022 में कमीशन किया गया? और आपके ऑप्शंस है INS विराट, INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत या INS विशाल। इसका सही जवाब है INS विक्रांत। देखिए ये है INS विक्रांत जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है। INS विक्रांत का नाम इंडिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर जो 1971 वार में हीरो था उसके नाम पर रखा गया है। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसके आने से इंडिया उन चुने हुए देशों के लिस्ट में शामिल हो गया है जो इतने बड़े और कॉम्प्लेक्स वारशिप को खुद डिजाइन और बिल्ड कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एडिटिंग में कुछ प्रॉब्लम है जिससे कि आंसर पहले आ गई, लेकिन ये क्वेश्चन देखिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री के ऊपर है। वैदिक पीरियड में वरना टर्म शुरू में किस चीज़ को रेफर करने के लिए यूज होता था? देखिए आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि इन वैदिक पीरियड द टर्म वरना वाज इनिशियली यूज्ड फॉर डैश, ओके, क्योंकि बाद में उसका रेफरेंस कुछ और हो गया। तो आपके ऑप्शंस है कास्ट बेस्ड ऑन बर्थ, कलर और कम्प्लेक्शन, ऑक्यूपेशन, द 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ यानी आश्रम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए सबसे पुराने वैदिक टेक्स्ट यानी कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द का इस्तेमाल मुख्य रूप से आर्य और दशा लोगों के बीच उनके शारीरिक रंग के आधार पर भेद करने के लिए किया गया था। इसलिए वर्ण का शाब्दिक अर्थ ही रंग है। जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था यानी जाति सिस्टम बहुत बाद में आया, लेटर वैदिक पीरियड में वो डेवलप हुआ। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक एनवायरनमेंट रिलेटेड सवाल है। अर्थ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल गैस कौन है? आपके ऑप्शंस है ऑक्सीजन, मीथेन, वाटर वेपर या कार्बन डाइऑक्साइड। आपके ऑप्शन यहाँ पे जो सही जवाब है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए वाटर वेपर भी आप सोच सकते हैं, हालांकि एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर ही है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे ग्लोबल वार्मिंग का प्राइमरी ड्राइवर कार्बन डाइऑक्साइड है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि CO2 एटमॉस्फेयर में सालों तक बनी रहती है। ये गैस फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल और पेट्रोल के जलने से भी निकलती है और आर्थ से निकलने वाली हीट को ट्रैप कर लेती है। तो ये है इसका सही जवाब। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंडियन पॉलिटी से है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट किस देश के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है UK, USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देखिए जुडिशियल रिव्यू जुडिशियरी को वो पावर है जिससे वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्डर को रिव्यू कर सकती है। अगर वो कानून या ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या नल एंड वॉइड घोषित कर सकती है। ये कॉन्सेप्ट हमने USA से बोरो किया है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर है। द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO इज लोकेटेड इन डैश एंड द ऑप्शंस आर न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनीवा या लंदन। इसका सही जवाब है जेनीवा, स्विट्जरलैंड। देखिए WHO यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशल एजेंसी है जो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी और इसी दिन को हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं।
इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जेनीवा शहर में है। फिर आता है एक क्वेश्चन जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। देखिए, दो ये मुग़ल एम्पायर से है, लेकिन ये 1857 की बात हम कर रहे हैं। 1857 के विद्रोह के समय मुग़ल सम्राट कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं अकबर, शाह आलम टू, बहादुर शाह जफ़र या फिर औरंगज़ेब। देखिए, इसका सही जवाब है बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह टू, जिनको उनके पेन नेम जफ़र से जाना जाता है, आखिरी मुग़ल सम्राट थे। विद्रोही सिपाहियों ने उन्हें दिल्ली में अपना नेता घोषित कर दिया था। विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने उन्हें गद्दी से हटाकर रंगून यानी बर्मा, जो बर्मा का जो रंगून है, उसमें एग्जाइल पर भेज दिया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। फिर नेक्स्ट सवाल आता है क्लासिकल डांस के ऊपर। ये सवाल है, कथकली एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो किस स्टेट में ओरिजिनेट हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या फिर केरला। एंड इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि केरला। कथकली एक स्टोरी प्ले है जिसमें डांसर्स पुरानी कथाओं को अभिनय करके बताते हैं। इसकी पहचान इसके इलाबोरेट मेकअप, फेस मास्क और ग्रैंड कस्ट्यूम से होती है। हर कलर एक मतलब होता है, जैसे ग्रीन कलर नोबलनेस और डिवाइन को दर्शाता है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिफेंस के रिलेटेड से है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि IMA, जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स को ट्रेन करती है, ये कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं पुणे, देहरादून, न्यू दिल्ली या फिर गया। इसका सही जवाब है देहरादून। देखिए, IMA देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1932 में हुई थी। यहाँ से पास आउट होने वाले कैडेट्स को इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन मिलता है। याद रखिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि NDA वो खड़क वासला पुणे में स्थित है, जहाँ से कैडेट्स ट्रेनिंग के बाद IMA एयरफोर्स एकेडमी या नावल एकेडमी जाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सोलर सिस्टम से है, हमारे सोलर सिस्टम में किस प्लैनेट को रेड प्लैनेट कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं वेनस, मार्स, जुपिटर या सटर्न। इसका सही जवाब है मार्स। देखिए, मार्स को रेड प्लैनेट इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड यानी लोहे की जंग बहुत ज़्यादा मात्रा में है, जिससे उसकी मिट्टी और एटमॉस्फेयर लाल दिखता है। मार्स को दो छोटे छोटे नेचुरल सैटेलाइट्स या मून्स भी उसके पास है, जहाँ जैसे कि फोबस या और डेमस। नेक्स्ट सवाल है, ये हिस्ट्री से आधारित है। जो रियोतवारी सिस्टम है, एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अंग्रेज़ों द्वारा कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं बंगाल एंड बिहार, पार्ट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यूनाइटेड प्रोविंसेस एंड पंजाब या फिर सेंट्रल प्रोविंसेस। आपके सही जवाब है पार्ट ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी। रियोतवारी सिस्टम में अंग्रेज गवर्नमेंट सीधे रियोत यानी किसान से टैक्स कलेक्ट करती थी। इसमें कोई जमींदार या मिडिलमैन नहीं होता था। इस सिस्टम को थॉमस मनरो ने डेवलप किया था। ये परमानेंट सेटलमेंट से अलग था, जो बंगाल में था और जिसमें टैक्स जमींदार कलेक्ट करते थे। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, ये देखिए हमारे रोज़मर्रा के ज़िंदगी से ये एक क्वेश्चन है। दूध की जो प्यूरिटी यानी कि शुद्धता मापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? आपके ऑप्शन है बारोमीटर, लैक्टोमीटर, एमीटर या फिर हाइड्रोमीटर। इसका सही जवाब है लैक्टोमीटर। ये नाम से भी पता चलता है। देखिए, लैक्टोमीटर दूध की डेंसिटी या घनत्व को मापता है। ये आर्किमेडिस प्रिंसिपल पर काम करता है, क्योंकि पानी की डेंसिटी दूध से कम होती है। अगर दूध में पानी मिलाया गया तो लैक्टोमीटर उसमें ज़्यादा डूब जाएगा, जिससे मिलावट का पता चल जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। ये सवाल स्पोर्ट्स से है।
कॉमनवेल्थ गेम्स हर कितने साल में आयोजित किए जाते हैं? यहाँ पे आपका ऑप्शन है 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर्स। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 4 साल। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो 1930 से लेकर 2022 तक सभी स्पोर्ट्स की जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं उसकी लोगो भी यहाँ पे दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये हर 4 साल में एक बार होता है। कॉमनवेल्थ गेम एक क्वाड्रिनियल इवेंट है, यानी हर 4 साल में यह होता है। इसमें कॉमनवेल्थ नेशंस के एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ये उन देशों का ग्रुप है जो कभी ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा था। पहले इन गेम्स को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहते थे। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ज्योग्राफी से है। इसको बिल्कुल भी एडिट नहीं किया गया है, तो आप यहाँ पे आंसर्स डायरेक्टली देख सकते हो। लेकिन द क्वेश्चन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री लाइन है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दुरंद लाइन, ऑप्शन बी मैकमोहन लाइन, ऑप्शन सी रेडक्लिफ लाइन या ऑप्शन डी लाइन ऑफ कंट्रोल। देखिए इसका सही जवाब है रेडक्लिफ लाइन। 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ तब इस बाउंड्री को सर साइरिल रेडक्लिफ ने ड्रॉ किया था, जिनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। याद रखें, मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है, दुरंद लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लाइन ऑफ कंट्रोल एक मिलिट्री कंट्रोल लाइन है, ऑफिशियल इंटरनेशनल बाउंड्री ये नहीं है। लाइन ऑफ कंट्रोल आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर का जितना भी हिस्सा जो कि इंडिया क्लेम करता है अपना है और पाकिस्तान उसको ऑक्यूपाई करके रखा है, उसी को हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एडिटेड नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन है प्रोजेक्ट टाइगर जो दुनिया के सबसे बड़े कंजर्वेशन प्रोग्राम में से एक है, ये इंडिया में किस साल लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन है 1968, 1973, 1980 या 1985, और इसका सही जवाब है 1973। प्रोजेक्ट टाइगर को 1 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस समय इंडिया का प्राइम मिनिस्टर मिसेस इंदिरा गांधी थी। इस प्रोजेक्ट का मेन एम था बंगाल टाइगर्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में कंजर्व करना। शुरुआत में 9 टाइगर रिजर्व्स थे और आज इंडिया में 50 से भी ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, जिसके कारण टाइगर्स की पॉपुलेशन में एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया है। पहला रिजर्व उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। तो दोस्तों ये था एक कुछ सवाल जो कि जनरल नॉलेज से है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना थॉट कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि हमें आगे और मोटिवेशन मिल सके इस तरह के वीडियो बार बार बनाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।